गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने आपको कहा था कि हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर की चर्चा हम करेंगे। इससे पहले भी हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं जिसमें 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है ये रीति सिद्धांत की स्थापना इस ग्रंथ के माध्यम से हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रस गंगाधर के रचनाकार का नाम क्या है। तो रस गंगाधर के लेखक का नाम क्या है या इसके रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित राज जगन्नाथ। तो रस गंगाधर के रचनाकार का नाम है पंडित राज जगन्नाथ। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलंकार से जुड़े एक परिभाषा दी गई है, तो बताना है इस परिभाषा के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचख्यते। तो अलंकार की यह परिभाषा किसकी मानी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंडी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है। तो इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल जो है ये ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। बाकी गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो मूल रूप से क्या थे। तो यहाँ पर जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया है कि प्लेटो मूल रूप से क्या थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक। तो प्लेटो जो थे ये मूल रूप से एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिप्सुस के रचनाकार का नाम क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो पेरिप्सुस के लेखक का नाम क्या है या इसके रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोंजाइनस। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। तीव्र भावावेग की स्थिति ही आलंकारिक भाषा को जन्म देती है। ये कथन किसका माना जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं। तीव्र भावावेग की स्थिति ही आलंकारिक भाषा को जन्म देती है। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉलरिज। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अर्ध स्वर कौन सा माना जाता है? तो इनमें से अर्ध स्वर कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, य और व। तो य और व जो है ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन माने जाते हैं? तो अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश पुराण। तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंदायन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चंदायन के लेखक हैं मुल्ला दाऊद। बाकी वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो चंदायन के लेखक हैं मुल्ला दाऊद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है? कई बार ये पंक्ति पूछी गई है, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीजक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यावहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं, विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यावहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी अनुवाद। तो ये जो है तकनीकी अनुवाद के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चीफ की दावत किसकी कहानी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है चीफ की दावत। तो चीफ की दावत किसकी प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीष्म साहनी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भीष्म साहनी जो है ये चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि चीफ की दावत ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? तो देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना के अंतर्गत नहीं आता है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राग दरबारी। तो राग दरबारी जो है इसमें किसी भी प्रकार के देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का कोई भी उल्लेख नहीं है। बाकी अमृतसर आ गया, तमस और सिक्का बदल गया, इसमें देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों के बारे में कहा गया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इनमें से कौन सूफी कवि नहीं माना जाता, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेख मुहम्मद। तो शेख मुहम्मद जो है ये सूफी कवि नहीं माना जाता। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी उस्मान, कासिम शाह और मंझन ये जो है सूफी कवि या सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के इतिहासकार का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के इतिहासकार या इसके लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध ये ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं बच्चन सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हनुमान बाहुक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। हनुमान बाहुक जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशव दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। पंक्तियाँ किस कहानी के अंतर्गत आती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो फिर से पढ़ते हैं, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। तो ये पंक्तियाँ किस कहानी के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक टोकरी भर मिट्टी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने संस्कृत को कुपजल और भाखा को
बहता नीर कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो फिर से पढ़ते हैं। किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किस आलोचक की ये कथन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है और विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अष्टछाप की स्थापना की है विट्ठलनाथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या है? तो रास पंचाध्यायी के लेखक या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नंददास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है कुंभन दास ने ये पंक्ति किस राजा के लिए कही है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। संतन को कहा सिकरी सो काम, कुंभन दास ने ये पंक्ति किस बादशाह के लिए कही है? तो संतन को कहा सिकरी सो काम, तो कुंभन दास ने ये पंक्ति किस बादशाह के लिए कही है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो संतन को कहा सिकरी सो काम, इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंभन दास। और ये पंक्ति जो है ये बादशाह अकबर के लिए कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। घायल री गत घायल जानिया हिवड़ो अगण संजोए, इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो फिर से पढ़ते हैं। घायल री गत घायल जानिया हिवड़ो अगण संजोए, तो इस पंक्ति में किस भाषा का उपयोग किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये रसखान के विषय में ये पंक्ति किसने कही है? तो इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, तो रसखान के विषय में ये पंक्ति किसने कही है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये पंक्ति रसखान के लिए कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कविकुल कल्पतरु
के लेखक का नाम क्या है या इसके रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ऋतुकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिस्र बंधु। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस कवि को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम क्या है? तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, उस स्थान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। तो कलकत्ता शहर से हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक किस धारा के कवि माने जाते हैं, उनका नाम जो है किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छंदवाद। तो ये जो है श्रीधर पाठक ये स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभावना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यार्थ की झलक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी मुख्यार्थ की बाधा, मुख्यार्थ का योग और रूढ़ि अर्थवा प्रयोजन, ये सभी जो है ये लक्षणा शब्द शक्ति
के लक्षण माने जाते हैं, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा या किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? तो ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्णकटु शब्दों का प्रयोग। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आग का दरिया किसकी रचना मानी जाती है? तो आग का दरिया किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एन हैदर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है ये कथन जो है ये भट्ट लोलट के मत में इसका अर्थ क्या है। और इस कथन के जो वास्तविक लेखक हैं वो हैं भरत मुनि। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। भानुभाव संचारी संयोगाग्रस्त निष्पत्ति। तो भरत मुनि के इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोलट के मत में क्या अर्थ है? तो फिर से पढ़ते हैं। विभावानुभाव संचारी संयोगाग्रस्त निष्पत्ति। तो भरत मुनि के इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोलट के मत में क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्ति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये भारतीय काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें किसकी रचना मानी जाती है? तो माटी की मूर्तें किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये माटी की मूर्तें रचना के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को बीज वपन काल ये नाम किसने दिया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं आते हैं? तो अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हित हरिवंश। तो हित हरिवंश जो है ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास ये जो है अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, परंतु हित हरिवंश जो है ये नहीं आते हैं। तो आपका ए, बी और सी ये सही है, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन इनका उपनाम है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन 1959। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय की रचना कौन सी नहीं मानी जाती? तो इनमें से रघुवीर सहाय की रचना कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खूंटियों पर टंगे लोग। तो खूंटियों पर टंगे लोग ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं मानी जाती। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो इसके वास्तविक लेखक का नाम क्या है? तो इसके वास्तविक लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, परंतु रघुवीर सहाय जो हैं इसके लेखक नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो कोणार्क नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो हैं ये कोणार्क नाटक के लेखक माने जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कोणार्क किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, विलोम किस नाटक का एक पात्र माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध ये नाटक है। तो विलोम किस नाटक का एक पात्र माना जाता है? उस नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ का एक दिन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि मानी जाती है? तो शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि मानी जाती है? उस उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो शिवपालगंज जो है ये राग दरबारी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा नहीं माना जाता? तो इनमें से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिंदगी नामा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि जिंदगी नामा ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिरीष के फूल के निबंधकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो शिरीष के फूल के निबंधकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। प्रकाशन वर्ष कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मैला अंचल, फिर प्रकाशित हुई थी झूठा सच, फिर राग दरबारी और फिर तमस। तो सबसे पहले मैला अंचल, फिर झूठा सच, फिर राग दरबारी और फिर तमस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है?
तो मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास निमिष राय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मोहनदास निमिष राय जो हैं ये मुक्ति पर्व उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मुक्ति पर्व ये किस प्रकार की साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा डोम के द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी किस भाषा या बोली में लिखी गई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। हीरा डोम के द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी किस भाषा या बोली में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृतांत के लेखक का नाम क्या है? तो बुद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृतांत के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मधु कांकरिया। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांगे राघव के द्वारा लिखित रिपोर्टाज का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रांगे राघव के द्वारा लिखित रिपोर्टाज का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तूफानों के बीच। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तूफानों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक का नाम क्या है? तो एक साहित्यिक की डायरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार कौन है? तो इनमें से प्रवासी साहित्यकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंजना संधीर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास बहुलता द्वित्व ट वर्णों का बाहुल्य किस गुणयुक्त रचना में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओज। काव्य में बिंब का कार्य क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो काव्य में बिंब का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो काव्य में बिंब का कार्य है काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना और वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। तो ये सभी जो हैं ये काव्य में बिंब का कार्य है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, क्रोचे ने सहाजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? तो क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यंजनावाद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति में कौन सा बिंब मिलता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 कीर्ति बूंदे तरुओं से छन के। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सैक्रेड वुड किसकी रचना मानी जाती है? ये प्रश्न पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सैक्रेड वुड किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. इलियट। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन गिलक्राइस्ट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य कुंतक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास माना जाता है? तो रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोई का ताना। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवनी परक उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो जीवनी परक उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुर्दों का टीला। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। आँखों की दहलीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो आँखों की दहलीज के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेहरुनिसा परवेज। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काल क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर आते हैं विवेकी राय, फिर आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह और फिर आते हैं कुबेर नाथ राय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आप हुदरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यह सार्वनामिक विशेषण है और वह संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई? तो संविधान में अष्टम सूची में
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1992। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से कवि रीतिमुक्त कवि नहीं हैं? तो इनमें से कौन से कवि रीतिमुक्त कवि नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिखारी दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी द्विजदेव, आलम और बोधा जो हैं ये रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुम्बन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र कौन सा माना जाता है? तो पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागमती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के आचार्य का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विश्वनाथ। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा मानी जाती है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंध। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जनजाति केंद्रित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो जनजाति केंद्रित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरक कुंड में वास। तो ये जो है जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक माना जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण किया गया है? उसका नाम क्या है उस कहानी का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपना अपना भाग्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे हैं? तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ जी ने काक भुसुंडी से पूछे हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण किया गया है? तो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जन्मय जय का नाग यज्ञ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजलि और श्रीपत
उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अंजलि और श्रीपत उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंजो दीदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुवलय में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, ये पंक्तियाँ किस रचना के अंतर्गत आती है? तो फिर से पढ़ते हैं। वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुवल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं किस रचना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343(1). तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है, युवाओं से नामक निबंध के आधार पर बताइए कि ये कथन किसका माना जाता है? तो मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है, युवाओं से नामक निबंध के आधार पर बताइए कि ये कथन किसका माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिनों पर प्रेम। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दिनों पर प्रेम जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित नहीं है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? तो छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होए। तो ये दोहे जो है, इस दोहे के माध्यम से बिहारी क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनम्र बनने का। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी जो हैं वो विनम्र रहने का संदेश देते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बिहारी। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्घृत है? तो पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्घृत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हल्दी घाटी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। तो ये काव्यांश किसके द्वारा रचित है? तो फिर से पढ़ते हैं।
मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। तो इस काव्यांश के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास प्रभु सरबस लुटेयो, नागर नवल किशोर। इस पंक्ति में नागर नवल किशोर विशेषण इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर जो ये पंक्ति है नागर नवल किशोर, तो इसमें जो है विशेषण इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। ये पंक्तियाँ किस कवि की मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदु। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित इनमें से कौन सी कविता नागार्जुन के द्वारा रचित है? तो क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित इनमें से कौन सी कविता नागार्जुन के द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उषा की लाली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के मरणोपरांत उनकी कहानियाँ किस कहानी संग्रह के नाम से प्रकाशित हुई? तो प्रेमचंद के मरणोपरांत उनकी कहानियाँ किस कहानी संग्रह के नाम से प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।